क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आपको एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हैं, तब आपको निकालना है इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। तो इन चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0 0। तो आप लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। तब तक हम आपको बता दें कि इस वीडियो सीरीज में जो पिछले वीडियो हमने डाले हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जो वीडियो सीरीज हम सॉल्व कर रहे हैं ये हमारा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जो 2016-17 वाली भर्ती थी, उस 2016-17 वाली भर्ती को हम ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, क्योंकि अभी 2022-23 में जो हमारी पटवारी की भर्ती होने वाली है वो पटवारी की भर्ती भी आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत ही होगी। तो कुछ लेवल हमारा इसी प्रकार से रहने वाला है। तो हमें ध्यान देना है कि जो लेवल हमारा यहाँ पर पटवारी के पेपर में रहेगा वही लेवल इससे मिलता जुलता रहा था पहले। तो 2016-17 के जो पेपर है उसी को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसकी लिंक जो ऑफिशियल लिंक है आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके एक बार वहाँ पर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए हमारा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ था। यहाँ पर एक चीज मैं फिर से बता दूं कि जो पिछले वीडियो है हमने सारे वीडियो में यही करा था कि जब भी कोई ऐसा प्रश्न आता है कि उससे रिलेटेड आगे आने वाली परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न बने तो वहां पर जो कीवर्ड होता था उसको हम साइड में लिख लेते थे, ताकि आगे आने वाले हर टाइप के प्रश्न में वो काम आ जाए। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जब भी आपको एक त्रिभुज के तीनों ही शीर्ष दिया हुआ रहे और आपको केंद्रक निकालना हो तब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए मान लेते कि माना कि हमारे पास जो एक शीर्ष है उसका मान रहेगा, उसके निर्देशांक रहेंगे x1 y1, दूसरा वाला शीर्ष हमारे पास हम मान लेते कि x2 y2 और तीसरे वाले शीर्ष के निर्देशांक हम मान लेते कि x3 y3 है। जब हमारे पास तीनों ही शीर्षों के निर्देशांक आ जाए और आपको निकालना रहे इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है कि जो x का कोऑर्डिनेट x की जो वैल्यू रहेगी वो कैसे निकालोगे। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। और y की वैल्यू के लिए भी यही करना है कि y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रकार आपके केंद्रक के निर्देशांक आप निकाल सकते हो। यही चीज यहाँ पर भी अप्लाई करना है तो आप बड़ी आसानी से इसको निकाल पाओगे। यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज है, माना कि उसका नाम ABC है, तब आपको ABC तीनों ही शीर्षों के निर्देशांक दे रखे थे। पहले का मान है 1,3, दूसरे का मान कितना है -7, -10, तीसरे का मान कितना है 2,7। तो जब आपके पास तीनों ही निर्देशांक दिए हुए हैं तो क्या हम इसके केंद्रक का मान निकाल सकते हैं, सेंट्रोइड के निर्देशांक निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, तो हमें यह देखना है कि जो हमारा x का निर्देशांक रहेगा, x के लिए हम x1, x2 और x3 तीनों को ऐड करेंगे। तो x1 का मान कितना है 5 और -7 कितना होगा -2 प्लस 2 कितना हो गया 0। सेम इसी प्रकार y1, y2 और y3 इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 3 और ये 7 दोनों तो हो गए प्लस का 10 और माइनस का 10, ये भी कितना आएगा 0। तो कुल मिलाकर के हमारे जो कोऑर्डिनेट रहेंगे, निर्देशांक रहेंगे, वो कितने रहेंगे आपके 0 0, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे रखी थी, है ना, त्रिघात समीकरण। इसका फॉर्मेट मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस प्रकार का फॉर्मेट होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इस प्रकार का हमारा त्रिघात समीकरण का फॉर्मूला होता है या फॉर्मेट होता है। यहाँ पर आपको एक त्रिघात समीकरण दे रखी थी, इसको हमें डिवाइड करना था x² माइनस x प्लस 1 से। तब आपको निकालना था कि शेषफल की डिग्री क्या होने वाली है, शेषफल की डिग्री हमें यहाँ पर निकालने वाली है, यानी रिमाइंडर की डिग्री निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि डिग्री किसको बोला जाता है, तो जो भी हमारी समीकरण रहेगी, जो भी हमारी इक्वेशन है, उसमें जो x रहेगा उसका जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो हमारी डिग्री रहेगी। जैसे कि इसमें हमने देखा कि 3 है, इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो यही हमारी डिग्री रहेगी। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है कि आप जब डिवाइड करोगे तो शेषफल जो भी आएगा ना, तो उस शेषफल की डिग्री निकालना है। तो शेषफल निकालने के लिए पहले हम भाग लगाने की कोशिश करते हैं। तो भाग किस में लगाना है आपको, 2x³ माइनस 2x³ माइनस 4x² प्लस 0x प्लस 2, ऐसा लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, फॉर्मेट पूरा रेडी होना चाहिए। क्यूब वाली वैल्यू है, स्क्वायर वाली वैल्यू है, तो सिंगल वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है और यहाँ पर x की पावर 0, मतलब क्या होता है 1। जब हम इसमें किसका डिवाइड करेंगे, किससे भाग लगाएंगे, हमें भाग लगाना है x² माइनस x माइनस 1 से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भाग लगाने के लिए आपको 2x का गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 2x³। जब हमने 2x का भाग लगाया, 2x बार भाग लगाया, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, माइनस है तो माइनस का 2x², यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 2x। जब यहाँ पर हम चिन्ह बदलेंगे, क्योंकि हम घटाने वाले हैं, तो ये दोनों नंबर आपस में कटेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर भी क्या होगा प्लस, क्योंकि चिन्ह बदल रहे हैं।
तो यहाँ पर कितना आएगा, तो -4x में से प्लस का 2x जाएगा तो माइनस का 2x², यहाँ पर कितना रहेगा प्लस का 2x और प्लस 2। अब यहाँ पर ध्यान देना, आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं उस अकॉर्डिंग यदि हम लास्ट में 0 लेकर के आ जाएंगे शेषफल, तो हम शेषफल की डिग्री नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब आप देख रहे हो कि भाग लगा रहे हो तो भागफल जो भाजक है हमारा, क्योंकि आप देखते हो कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर ये जो हमारा भाजक है उस भाजक की डिग्री कितनी है, 3 है। तो यदि आपको भाजक की डिग्री 3 मिल रही है तो जब आप बड़े नंबर से किसी छोटे नंबर में भाग लगा रहे हो तो इसकी जो वैल्यू है वो 2 है, इसकी वैल्यू डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो जो भी हमारा यहाँ पर मिलेगा लास्ट में, जो भी शेषफल मिलेगा उस शेषफल की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 2 से कम रहेगी। तो आपको सोल्व भी नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में जब आप काटोगे तो यदि माना कि 0 आ जाता तो फिर दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हमें क्या देखना है कि जब हमारा भाजक है, फाइनली जब हम काटते काटते जा रहे थे तो जब आपको रिमाइंडर तक जाने के लिए पहुंचे हो तब आपको समझ में आया कि यहाँ पर तो जो भाजक है वो बड़ा है और रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है। तो भाजक जो है उसकी वैल्यू 2 है तो रिमाइंडर की वैल्यू 2 से क्या होनी चाहिए, कम होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, 2 से कम। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर हमें दे रखा था कि यदि आपको 3x और साइन 42 डिग्री इसकी वैल्यू बराबर है किसके, इसकी वैल्यू बराबर है cos 48 डिग्री के बराबर, तब आपको निकालना है कि x का मान क्या होने वाला है। एक चीज ध्यान देना, आपने पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कोस थीटा। तो वही चीज हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। 3x की जगह 3x लिखा हमने, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, या साइन 90 डिग्री माइनस कितना लिखेंगे हम, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। मतलब इसको हम 42 को क्या लिख सकते हैं, 42 को हम लिख सकते हैं कि 90 में से 48 जाएगा तो हम 42 ही बचेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, वो होता है आपका कोस थीटा। तो यहाँ पर हमने कोस की जगह तो कुछ चेंज किया नहीं था, तो कोस 48 डिग्री को रहने दो। इस 3x की जगह आप 3x से ही लिखोगे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, तो होता है आपका कोस थीटा, मतलब कोस 48 डिग्री। और इधर कितना चल रहा है, इधर भी हमारा कोस 48 डिग्री चल रहा है। दोनों जगह कोस 48 डिग्री एक बार कट जाएगा तो x बराबर कितना आएगा, 1/3। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, 1/3 करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोला गया है कि एक 2 अंकों वाली संख्या को यदि आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसके जो भी अंक है उसका योग करो और उसको 8 से गुणा कर दो, और फिर जो भी आएगा उसमें से 4 से घटा दो, और बाद में या का मतलब होता है ऐसा भी करके निकाल सकते हो और ऐसा भी करके। या मतलब कैसे निकाल सकते हैं, एक और तरीका हमारे पास है, इसके अंकों को योग कर दो, 17 से गुणा कर दो और फिर बाद में उसमें 1 जोड़ दो, तब आपको मिल जाएगा कौन सी संख्या, 2 अंकों वाली कोई भी संख्या आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देना यह है कि हमें इकाई और दहाई दोनों ही संख्या हमें पता नहीं है कि इकाई का अंक क्या है और दहाई का अंक क्या है, ये भी चीज़ हमें पता नहीं है। हम मान लेते हैं कि माना कि हमारे पास इकाई का अंक क्या है, y है, दहाई का अंक क्या है, x है। तब आपकी जो संख्या हो जाएगी, हमारी जो संख्या रहेगी वो क्या हो जाएगी, हमारी संख्या मिलेगी आपको 10x + y। ये हमारी संख्या हो जाएगी ओरिजिनल। इसको हटा देते हैं अभी हम। ये एक फॉर्मेट होता है 2 अंकों वाली संख्या का, तो 2 अंकों वाली संख्या का हमने फॉर्मेट तैयार किया कि 10x + y हमारी संख्या है। अब जो प्रश्न ने कंडीशन दी उस अकॉर्डिंग चलते हैं। इसने बोला था कि यदि आपको संख्या निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके जो भी अंक है ना उसको तो पहले योग कर लो। अंक कौन से थे हमारे पास, x और y, तो हमने x और y को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो x + y आ चुका है। उसको फिर वापस से किससे गुणा करना है, 8 से गुणा करना है, तो हमने यहाँ पर 8 से गुणा कर दिया। फिर उसमें से क्या घटाना है, 4 घटाना था, तो हमने 4 से घटा दिया। तो हमें क्या मिलेगा, हमें वो संख्या मिल जाएगी, मतलब 10x + y मिल जाएगी। एक लाइन तो ये बोल रखी थी। दूसरी लाइन में उन्होंने बोला कि एक और काम कर सकते हो आप, कि जो भी अंक आ रहे हैं उसको घटा दो, यानी x - y कर देते हैं। ये x - y, और इसमें किसका गुणा करना है, फिर वापस से 17 से जो भी आ रहा है उसमें कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, फिर हमें 10x + y मिल जाएगा, क्योंकि वही संख्या है ये दोनों। इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 8x + 8y - 4 बराबर 10x + y। ठीक है, सारे x एक तरफ और y एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ जब हम इस एक या फिर इन सबको उधर लेके चलते हैं, उधर लेके चलेंगे तो यहाँ पर ये 10x है, 8x घटेगा तो कितना आएगा, 2x। ये भी इधर जाके घटेगा तो कितना आएगा, -7y और +4 बराबर कितना है, 0। सेम इसी प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं 17x - 17y + 1 बराबर 10x + y। इन सबको हम क्या करेंगे, इधर या फिर इन सबको इधर लेके आ जाओ ताकि x की वैल्यू प्लस में रहे। ये जब इधर आएंगे तो 10x आके घटेगा तो कितना मिलेगा आपको, 7x। ये y इधर आकर के माइनस का होगा तो माइनस का कितना होगा, 18y + 1 बराबर कितना है, 0।
ये दोनों इक्वेशन जब आपको मिली है, इक्वेशन पहली वाली और इक्वेशन सेकेंड वाली, इन दोनों इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि आपको आती होगी, तो हम डायरेक्ट लगाने की कोशिश करते हैं। सेकेंड नंबर में 7 यूनिट है, तो उसका गुणा ऊपर करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 14x माइनस 49y प्लस 7 चौक 28 बराबर 0। यहाँ पर यूनिट x की कितनी है? 2। इसका गुणा नीचे करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको? मतलब x की यूनिट 2 है, तो दूसरी इक्वेशन में गुणा कर रहे हैं हम, तो कितना मिलेगा आपको? 14x माइनस 36y प्लस 2 बराबर कितना है? 0। विलोपन विधि से हम इसको हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 14x प्लस माइनस था तो कट जाएगा। 49 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 13y, लेकिन काई का? माइनस का, क्योंकि नंबर जो है वो माइनस का बड़ा है। यहाँ पर कितना है? 28 में से 2 जाएगा तो 26, लेकिन प्लस का 26 है, उधर भेजेंगे तो माइनस का 26, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 2। ठीक है, y का मान यदि 2 मिल चुका है तो इस y के मान को आप जहां मर्जी हो वहां रख सकते हो। तो y की वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, क्योंकि ये थोड़ी आसान है। तो y का मान जब हम यहाँ रखेंगे तो ध्यान देना, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो y का मान यदि यहाँ रखेंगे तो 7 का 2 गुना कितना होगा? 14, और 14 में से प्लस का 4 जाएगा तो कितना बचेगा? क्योंकि ये तो माइनस का 14 है ना, तो -14 प्लस 4 मतलब प्लस माइनस का 10, ये माइनस का 10 उधर जाएगा तो प्लस का 10, और 10 में 2 का भाग लगा देंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 5। और यदि आपको x की वैल्यू 5 मिल रही है तो x मतलब दहाई का अंक ही तो है, क्योंकि x के साथ ही तो हमारा 10 का गुणा हुआ है। तो आप बोल दोगे कि x की वैल्यू कितनी है? 5 है, मतलब दहाई का अंक कितना है? 5 है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी लास्ट आंसर इसका है, 5 करेक्ट आंसर है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि यहाँ पर वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए हम थोड़ी स्पीड रख रहे हैं। बाकी आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। यदि आप यहाँ तक आए हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में? क्वेश्चन नंबर 15, एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है यदि प्रेक्षक एवं टावर के तल की दूरी इसके शीर्ष की दूरी की √3 गुना है। मतलब जो टावर होता है वो तो हमेशा सीधा होता है, त्रिकोणमिति का है, हाइट एंड डिस्टेंस का, और यहाँ पर इसका 90 डिग्री का एंगल बनता है। और यहाँ से कोई व्यक्ति यदि इसको देख रहा है तो उसकी आंख ने जो इस टावर के साथ, इसके टावर के शीर्ष से जो भी कोण बनाया है उसी को हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण यहाँ बनता है। माना कि टावर के शीर्ष पर जाकर के नीचे देखते हैं तो वहां पर कौन सा कोण बनता है? वहां पर बनता है आपका अवनमन कोण। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर उन्नयन कोण से काम है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये निकालो। कैसे निकाला जाएगा? यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि उन्होंने बोल रखा है पहले से कि यदि प्रेक्षक एवं टावर के तल के बीच की दूरी, प्रेक्षक मतलब ये वाला, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, इसके शीर्ष की दूरी की √3 गुना है। शीर्ष मतलब किसकी? टावर। तो यदि टावर की दूरी यदि मान लेते कि 1 है तो यहाँ पर इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? √3। तो यहाँ पर आपको इसका मान पता चल गया कि ये √3 है और ये कितना है? 1 है। ये जहां जो मर्जी हो मान लो √3 गुना है। यदि हम यहाँ पर 10 मानते हैं तो यहाँ पर 10√3 आ जाएगा। मतलब फाइनली हमारा रेशो तो 1:√3 ही आएगा ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास 2 रेशो ध्यान रखना है आपको। 1 डिग्री जो एक तो एंगल रहेगा हमेशा 90 डिग्री का रहेगा, बाकी जो बचे हुए दोनों है इनका सम भी कितना आएगा? 90 डिग्री का आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। जब 180 में से ये 90 हो गया मतलब बाकी दोनों भी 90 होंगे जुड़ने के बाद। तो यहाँ पर एक रेशो होगा कि एक तो रेशो याद रखना है आपका 30, एक एंगल 30 का है तो दूसरा एंगल 60 का होगा, और एक एंगल तो ऑलरेडी 90 का दिया रहेगा। तो यदि 30 डिग्री का एंगल जहां पर भी बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है और 90 डिग्री का बन रहा है, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का जो रेशो रहेगा वो कितना रहेगा? 1 यूनिट। 60 के सामने रहेगा √3 यूनिट और 90 के सामने रहेगा 2 यूनिट। ये आपको नोट करके लिख लेना, ये हमेशा काम देगा आपका। इसमें क्या है तो इसमें आप tan थीटा लगा करके भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम ये रेशो से काम चला लेंगे। दूसरी चीज़ है, यदि हमें यहाँ पर एक रेशो मतलब एक एंगल पता चल जाएगा 45 डिग्री, तो दूसरा भी कितना होगा? 45, और तीसरा ऑलरेडी कितना होना है? 90। तो इस आधार पर आप बोल सकते हो कि 45 के सामने यूनिट 1 है, इसके सामने भी 1 है, और इसके सामने कितना हो जाएगा? √2, क्योंकि जितना एंगल है उसके सामने की साइड भी उतनी होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, ये वाला रेशो यहाँ पर काम आएगा, ऊपर वाला। तो ऊपर वाले से जब आपको समझ में आ रहा है कि ये कितना है? √3, तो √3 किसके सामने होता है? किस यूनिट के सामने होता है? 60 के सामने। यदि ये 60 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा √3 यूनिट है, तो ये कितने डिग्री होगी? ये ऑटोमेटिक कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि इसके सामने कितना है? 1 यूनिट है। क्योंकि हमें पता है कि 1 √3 2 होता है, 1 √3 और 2 होता है।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये उन्नयन कोण 30 डिग्री का है क्योंकि इसके सामने वाली यूनिट कितनी है, 1 है। तो आपको निकालना भी क्या था, उन्नयन कोण ही निकालना था। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दे रखा था कि एक शंकु की ऊंचाई यानी हाइट आपको दे रखी थी 7 सेंटीमीटर, इसकी तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम आपको निकालना है कि क्या होगा। शंकु के लिए हमें पता है कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आर का मतलब क्या होता है, रेडियस। रेडियस तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास हाइट है इसकी। हमारे पास दे रखा था कि इसकी जो इस शंकु की ऊंचाई जो है वो कितनी है, ऊंचाई कितनी दे रखी थी आपको 7 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई मतलब ये जो तिरछी वाली है ये, इसका मान कितना दे रखा था 10। तो जब आप शंकु में लगाते हो तो हमें पता है कि शंकु के लिए यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ये तो तिर्यक ऊंचाई है, इसका मतलब ये इस समकोण त्रिभुज का एक कर्ण हो रहा है। या फिर आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर क्या है, तिर्यक ऊंचाई बराबर शंकु की हाइट प्लस इसकी रेडियस। तो यहाँ हमें निकालना क्या है, हमें इसकी रेडियस निकालना है। रेडियस कैसे मिलेगी, क्योंकि हमारे पास इसका एल का मान है तो हम एल का स्क्वायर कर देंगे 100 बराबर एच का स्क्वायर कर देंगे कितना आएगा 49 प्लस हमारे पास रेडियस का मान आ जाएगा। तो रेडियस का मान आर की वैल्यू कितनी आएगी 51, क्योंकि इसको इधर ला करके घटाएंगे, ये आर स्क्वायर है सॉरी। तो जब आर स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आएगा, आर का मान कितना आ जाएगा हमारे पास अंडर में 51। तो हमें वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर है मतलब √51 इंटू √51, कोई मतलब ही नहीं है, एक बार ही रहेगा, इंटू एच का मान कितना दे रखा था आपके पास 7। तो बस इसको काट लेना, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, दोनों कट जाएगा। अब ये देखना है कि आपको √51 इंटू √51 कितनी बार, केवल एक बार 51। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3 इंटू 22/1 इंटू केवल कितना रह गया 51। 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3 और 2 बचेगा, 3 7 21। तो यहाँ पर 17 इंटू 22 करना है, तो 7 दूना 14, यानी यूनिट प्लेस कितना आएगा 4। यूनिट प्लेस से ही समझ में आ रहा है कि 374 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, क्योंकि बाकी किसी में भी 4 यूनिट प्लेस पे नहीं है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 374 घन सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दे रखा था कि यदि हमारे पास 3 एंगल दिए हुए हैं, उस एंगल में यदि हमारे पास 3 एंगल ए का 3 गुना किसके बराबर है, एंगल बी के 4 गुने के बराबर है, और ये किसके बराबर है, एंगल सी के 12 गुने के बराबर है। तो एंगल सी का 12 गुना जो भी है वो हमें निकालना रहेगा, एंगल सी के 12 गुने के बराबर है। तो जब हमने अनुपात समानुपात आपने कभी पढ़ा हो तो उसके लिए आपने देखा होगा कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c ऐसा कुछ होता था तो आप क्या करते थे, ABC के जो भी गुणांक है ना, जैसे यहाँ पर 3 4 5 या 2 3 4 जो भी है, उन तीनों का आप क्या करते थे, लघुत्तम या एलसीएम ले लेते थे। एलसीएम कितना आ रहा है, जैसे माना कि 12 आ रहा है, तो हम क्या करते थे, 2 में 12 का भाग लगाते तो 6, 3 का भाग लगाते थे तो 4, और 4 का लगाते थे तो 3। ये हमारे लिए ABC के रेशियो डायरेक्ट मिल जाते थे। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर भी करना है, वही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे, ताकि हमें डायरेक्ट यहाँ पर ABC का मान पता चले कि ABC का रेशियो है कितना। तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट मान निकालने की। तो देखना यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ पर 12 है। तो हमें क्या करना है, इस यूनिट के साथ जो भी आ रहा है आपका गुणन, इसका रेशियो ले लो, तो रेशियो सॉरी इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आ रहा है, इन तीनों का 12 आ रहा है। जब मैं इस 12 में 3 का डिवाइड करूंगा तो 3 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 3 बार। और 12 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 1 बार। इसका मतलब हमारे पास ए यूनिट आ चुका है, बी भी आ चुका है और सी भी आ चुका है। ABC तीनों एंगल के मान हमारे पास आ चुके हैं। यदि मैं इन तीनों एंगल के मान को आपस में जोड़ दूं यूनिट के हिसाब से तो कितना मिलेगा, हमें 8 मिलेगा। और ये जो 8 यूनिट है ये किसके बराबर रहेगा, 180 डिग्री के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालना है, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 180/8 के बराबर आ जाएगी 1 यूनिट। ठीक है, हमें तो यह निकालना था कि एंगल बी और एंगल सी का जो डिफरेंस है वो कितना होगा। एंगल बी मतलब कितना है 3 और एंगल सी कितना है 1। तो हमें जो अंतर निकालना है वो कितना आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है हमारे लिए, तो आप बोलोगे अंतर जो है वो कितना है, 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो आपको कितना निकालना है, 2 का मान निकालना है। जब हमें 1 का मान पता चल गया इतना है, तो हम 2 का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जो 180/8 है इसमें किसका गुणा कर देंगे, 2 का। 2 से काटेंगे 4 बार, 4 बार काटना है मतलब इसका आधे का भी आधा करना है, मतलब कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आपको दे रखा था कि जो 48 जो नंबर दिया हुआ है इसके सभी गुणनखंडों का माध्य क्या होगा, इसका मीन निकालना है, ऑल फैक्टर्स। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे इसके सारे गुणनखंड जो होंगे, गुणनखंड मतलब 48 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। तो सबसे पहली चीज तो है कि एक ऐसा नंबर है जो सबका गुणनखंड होता है, और 48 में किसका भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 5 का नहीं जाता है, 6 का जाता है, 8 का जाता है, 10, 11, 12 का जाता है, 13, 14, 15 डायरेक्ट किसका जाएगा 12 के बाद डायरेक्ट 16 का जा रहा है, 16 3 48। तो यहाँ पर किसका लिख सकते हैं हम 16 का, उसके बाद किसका जाएगा 16 के बाद डायरेक्ट 24, और एक खुद कौन है 48। ये इसके गुणनखंड हो गए टोटल। अब हमें ये देखना है कि ये जो गुणनखंड है ना इन सभी का आपको माध्य निकालना है, मतलब इसका एवरेज निकालना है कुल मिलाकर के। तो ये कितने नंबर हो रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हो गए हैं 10, क्योंकि औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, औसत निकालने के लिए जो भी नंबर दिए हुए हैं इन सभी का क्या लिखते थे हम, ऊपर योग लिखते थे, बटे में ये कितने नंबर है उसकी संख्या लिखते थे। जोड़ लेंगे हम इन सबको, यदि आप इन सबको जोड़ोगे तो कितना मिलना चाहिए आपको 124। तो 124 में जब हम 10 का भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा आपको 12.4। तो 12.4 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। करना कुछ भी नहीं है, सब इन सबको नंबर को जोड़ना है और उसमें 10 का भाग लगाना है। और किसी भी नंबर में यदि वो नंबर कोई सा भी हो उसमें यदि आप 10 का भाग लगा रहे हो तो डायरेक्ट पीछे से एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा देना है। यदि हम 100 का भाग लगा रहे हैं तो 100 के भाग में डायरेक्ट पीछे से 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगा देना है। यदि मान लो हम 1000 का भाग लगा रहे हैं तो 1000 में पीछे से 3 संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है। 10,000 का लगा रहे हैं तो पीछे से 3 तो ये रहेगी सही, एक संख्या और कम पड़ती थी तो 0 लगा के दशमलव लगा दो, क्योंकि यहाँ जितनी 0 होती है पीछे से उतनी संख्याएं छूटती है। तो वही हमने यहाँ पर भी किया है। यहाँ पर आपने क्या किया, 124 में 10 का भाग लगाया होगा तो कितना मिला आपको 12.4। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसे यदि 16 और 18 इन दोनों से विभाजित करें तो हर बार आपको शेषफल कितना मिल जाए, 2 मिल जाए। देखना ऐसी संख्या पता करो जो कि 16 से भी करती है और 18 से भी करती है। तो 16 से भी कटने वाली और 18 से भी कटने वाली कौन होगी, इनका एलसीएम। इनका एलसीएम ऐसा नंबर होगा जो 16 और 18 से दोनों से कटता होगा। तो हमें क्या कर देना है, 16 और 18 दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेते हैं तो मैंने या फिर आपने पढ़ा होगा कहीं 18 और 16 जब भी कोई भी 2-3 नंबर हो, यदि आपको उनका एलसीएम लेना हो तो एलसीएम के लिए हम शॉर्टकट ट्रिक क्या कर सकते हैं, जो बड़ा वाला नंबर है उसी को हम एलसीएम मान लेते हैं, फिर चेक करते हैं कि किन किन नंबरों से ये कटता है। तो 18 से तो कटता ही है। उसके बाद हमें देखना है कि 16 से क्यों नहीं कट रहा है। तो 16 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 16 में कौन आ रहा है, 16 में आ रहा है 2 × 8। इसमें कौन आ रहा है, इसमें आ रहा है 2 × 9। 2 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम किससे हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ 8 नहीं है। तो यदि यहाँ पर भी 8 होता तो हम लिख सकते हैं कि 18 × 8, यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो आप इस एलसीएम को निकालने के लिए शॉर्टकट ट्रिक लगा सकते हो कि जितने भी नंबर दिए हुए हैं, अभी यहाँ पर एलसीएम का चैप्टर नहीं चल रहा है और यदि मैं यहाँ समझाने लग जाऊंगा तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। जो बड़ा वाला नंबर है इसके फैक्टर यदि यहाँ सारे आ गए हैं तो कोई टेंशन नहीं, बाकी जितने भी नंबर दिए हुए हैं उन सभी के फैक्टर चेक करो। जैसे माना कि 16 है तो 16 में कौन कौन से नंबर आते हैं, 2 और 8। 2 तो इसके अंदर मिल जाएगा, 8 नहीं मिल रहा था तो हमने 1 और 8 लगा दिया बस। जैसे आप 1 और 8 लगाओगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, जो भी नंबर है उन सबका एलसीएम आपको मिल जाएगा। तो यदि हम 18 8 करेंगे तो कितना आएगा, 144। तो यदि आपको 18 और 8 का गुणा 144 मिला है तो हम ये बोलेंगे कि ये जो 144 है ना, ये 144 किससे करता है, ये 18 से भी करता है और ये 16 से भी करता है। लेकिन हमें 2 मिलना चाहिए, शेषफल 2 मिलना चाहिए। तो 2 एक्स्ट्रा चीज होगी ना, लास्ट में जाकर के 2 बचता है। इसका मतलब फाइनली हमें ये वाला नंबर निकालना है कि यहाँ पर भाज्य क्या था, तो 2 बच रहा है। इसका मतलब वो नंबर 144 से 2 ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे 146 है। अधिक होती है वही चीज हमेशा बचती है, और 2 बच रहा है इसका मतलब वो 144 से 2 ज्यादा है, यानी आंसर क्या आएगा 146। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर आपको एक दीवार की लंबाई दे रखी है, दीवार की ऊंचाई दे रखी है, दीवार की मोटाई दे रखी है, और उसका निर्माण करने के लिए आपको इस प्रकार की ईंटों का यूज करना है। तब आपको बताना है कि कितनी ईंटें लगेगी यदि दीवार का 20% गारा भरा जाना है। तो ध्यान देना, जब भी आपसे कभी भी इस प्रकार के सवाल पूछ ले या किसी भी टाइप में यदि आपको संख्या पूछे तो संख्या निकालने के लिए आपको बड़ा वाला जो भी मान है वो ऊपर लिखना है, चाहे वो वॉल्यूम हो या चाहे वो एरिया हो।
और जो भी छोटी वाली वैल्यू होगी वो हमेशा कहाँ रखेंगे, हम नीचे रखेंगे, चाहे वो वॉल्यूम हो या एरिया हो या फिर कोई भी अन्य चीज़ हो। तो यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, हमें निकालना है ईंटों की संख्या कितनी होगी। तो संख्या निकालने के लिए आप दीवार का आयतन ऊपर रखोगे और नीचे किसका रखोगे, नीचे हमें रखना पड़ेगा ईंट का आयतन। तो आपको दीवार का वॉल्यूम पता होना चाहिए और नीचे हमें ईंट का वॉल्यूम पता होना चाहिए। लेकिन सारी की सारी दीवार हमें नहीं लेना है, क्योंकि दीवार में से 20% आपके कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये तो आप मिट्टी से भर दोगे। तो दीवार में से 20% यदि हमारे काम का नहीं है तो हमारे काम का कितना है, दीवार का केवल 80% है। तो आपको भी वही चीज़ करना है, क्योंकि पूरी दीवार हमारे काम की नहीं है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे कि दीवार का आयतन है कितना। तो दीवार का आयतन के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई वही करना है। ये मीटर में है, ये मीटर में है, बाकी सब सेंटीमीटर में। तो एक काम करते हैं, सबको सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो दीवार की लंबाई कितनी है हमारे पास, 18 मीटर, तो हमने लिख दिया 1800 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है इसकी हमारे पास, तो चौड़ाई या मोटाई जिसको हम बोलते हैं वो कितनी है हमारे पास 80, और इसकी मोटाई कितनी है, सॉरी ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 × 100, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू मोटाई, आगे पीछे भी लिख सकते हैं इसको। ये हो गया हमारी पूरी दीवार। लेकिन इस पूरी दीवार में से आपको कितना लेना है, केवल 80/100 लेना है दीवार का आयतन। बटे ईंट का आयतन के लिए क्या करोगे आप, ईंट का आयतन के लिए 25 × 10 × 6 दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ईंट की पता है हमें, बस इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 से ये कितनी बार कटेगा, डायरेक्ट 40 बार कट जाएगा। 25 इसको 10 से काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा, ये भी 1 0 से 1 0 कट रहा है। 6 से काटेंगे, 6 से कितनी बार कटेगा, 6 × 18 मतलब ये कितनी बार कटेगा, 300 बार कट जाएगा। बटे में यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर भी कितनी 0 थी, 2 0 है, ये भी कट जाएगी। तो हमारे जो आंसर आएगा उसमें 300 की 2 0 तो रहना चाहिए। तो ऑप्शन में आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर 1 में भी 2 0 है और ऑप्शन नंबर 2 में भी 2 0 है। ये दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे, ये दोनों खत्म हो गए। बाकी आपको क्या करना है, सिर्फ गुणा करना है। तो यूनिट प्लेस देख लो 0 के बाद, 8 × 24, 24 में कितना आ रहा है 4, 4 × 16, 16 में कितना आ रहा है 6, और 6 8 48, 48 में कितना आ रहा है 8। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, यूनिट लास्ट में कितना रहने वाला है, केवल 800। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी 76800। ये आपका आंसर है। पूरा आंसर निकालना चाहो तो गुणा कर लेना, 300 का गुणा करना पड़ेगा कहीं में, 300 × 8 × 4 × 8, इससे गुणा कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा जो भी है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या किया जाएगा, यहाँ पर आपको एक वर्ग दे रखा है और उसकी बारंबारता दी हुई है। तब आपको इसका निकालना क्या है, बहुलक निकालना है कि इसका बहुलक निकालो कि बहुलक क्या होने वाला है। तो इस टाइप के जब भी सवाल आते हैं थोड़ी क्वालिटी सुधार लेना, क्योंकि ये थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा है ना। तो इसकी क्वालिटी सुधार करके फिर आप देखना, तब जाके आपको थोड़ा समझ में आएगा। इस प्रकार के प्रश्न, ये आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 2016-17 का ही पेपर है पूरा, और हम बिल्कुल क्रम से सारे सवाल कर रहे हैं। एक भी प्रश्न हमने आगे पीछे नहीं किया है, और इसी टाइप से आपके प्रश्न शायद हो सकता है कि इस बार की परीक्षा में भी पूछ ले। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पर आपको निकालना है कि बहुलक क्या होगा। तो जब भी आपको इस प्रकार के वर्ग दिए हो, क्योंकि शॉर्टकट या फिर बिल्कुल जो छोटे छोटे सरल वाले प्रश्न है वो तो आपको यूट्यूब पर हर कहीं मिल जाएंगे, लेकिन इसको भी आप सीख ले। ये 10वीं क्लास का सवाल है या 10वीं क्लास के स्तर पर पूछा जाता है। तो जब भी हमें बहुमूलक निकालना हो तो जो हमारी बारंबारता दी होती है ना, बारंबारता मतलब नीचे वाला फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी में से आपको सबसे हाईएस्ट नंबर ढूंढना है कि कौन हमारा हाईएस्ट नंबर है। तो यहाँ पर हमारा हाईएस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 30, क्योंकि 30 से बड़ा हमारे पास कोई भी और नंबर है नहीं। तो ये जो 30 जो हमारा रहेगा ना, 30 जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसको आप क्या नाम दोगे, उसको हम नाम दे देंगे, ये हमारे लिए F1 है। क्या हो जाएगा, F1। F1 से तुरंत पहले वाला इसको आप क्या नाम दोगे, ये हो जाएगा हमारे लिए F0। इसके तुरंत बाद वाला ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, F2। ठीक है, तो 0 1 2 हो गया, F1 F2 और 0। ठीक है, तीनों हमने लिख दिए यहाँ पर F की वैल्यू। उसके बाद हमें यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला देखना है। आप बहुलक निकालना चाहते हो ना, जब भी हमें बहुलक निकालना पड़े तो बहुलक के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। लिख लेना आप, L प्लस ऊपर याद रखना पड़ेगा आपको F1 माइनस F0 बटे में हमें लिखना पड़ेगा 2F1 माइनस F0 और माइनस F2। ठीक है, F1 F0 दोनों सेम है, बीच में यहाँ पर कौन आया है, केवल 2 आ गया है, और यहाँ पर माइनस कौन आ गया है, माइनस का F2 आ चुका है। इनटू किसका गुणा करना पड़ेगा आपको, H का। अब यहाँ हमने निकाल लिया F1 F0 F2, ये तो सब आ गए हैं। L और H ये क्या बीमारी है, तो L और H जो रहेगा ना, L से याद रखना लोएस्ट, L से क्या याद रखेंगे, सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन है, तो जहां पर भी आपने F1 माना है उसकी जो वर्ग है या फिर उसकी जो क्लास रहेगी, तो उस क्लास के अंतर्गत आपको देखना है कि ये क्लास कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पर खत्म हो रही है। तो ये क्लास जो शुरू हो रही थी वो कहाँ से हो रही थी, 20 से लेकर के 30 तक। तो ये जो नंबर दिए रहेंगे हर सवाल में अलग अलग रहेगा,
तो 20 से 30 तक है, तो L से याद रखने है लोएस्ट यानी सबसे लोअर कौन है, तो इनमें से सबसे छोटा कौन है हमारे लिए 20 है। तो आप डायरेक्ट ये जो 20 दिया हुआ है इसको आप क्या मान लोगे L। तो हमारे लिए L की वैल्यू कितनी आ गई 20। कहाँ से आई, क्योंकि जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी निकाली ना F1 उसमें से आपको लो वाला देखना है, छोटा वाला देखना है। L भी आ चुका है, ये F सब आ गए हमारे पास। H निकालना है, तो H कहाँ से मिलेगा, तो जो भी हमारा वर्ग अंतराल दिया होता है उसमें आपको गैपिंग देखना है कि कितने की चल रही है, 10 10 10 10, सब जगह 10 की गैपिंग चल रही है, तो हम भी यहाँ पर कितना लिख देंगे 10 लिख देंगे। तो हमारे पास यहाँ L भी आ चुका है, H भी आ चुका है, F1 F2 और F0 भी आ चुका है। बस मान रख देना, आंसर मिल जाएगा आपको, बहुलक का मान मिल जाएगा। तो बहुलक के लिए आप लिखोगे L का मान कितना है 20, तो हमने लिख दिया 20 प्लस F1 का मान कितना है, F1 का मान है 30 माइनस F0 का मान कितना है, F0 का मान है 15 बटे में F1 का मान कितना है 30 और 30 का 2 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 60 माइनस F0 का मान कितना है 15 माइनस F2 का मान कितना है 6 और ये F2 का मान हमने लिख दिया यहाँ पर कितना है 6 है और इंटू H का मान कितना है, H बराबर आपको दिया हुआ है 30। इसी को हम सोल्व कर लेंगे तो हमें यहाँ से फिर से बहुलक मिल जाएगा, तो हम आगे लिख देते हैं, स्पेस की कमी है। यहाँ पर आप लिखोगे 20 प्लस ऊपर यदि हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको 15, यहाँ पर मिल जाएगा 15। 10 का गुना भी करना ही है तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं 150 बटे में। यहाँ देख सकते हो आप 60 में से 15 जाएगा तो 45 और 45 में से भी फिर 6 जा रहा तो कितना मिलेगा आपको 39। इसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 से कितनी बार कटेगा 50 बार, 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 13 बार। तो अभी हम यहाँ पर देखना ऑप्शन, हमारे ऑप्शन देख के आसपास ऑप्शन है सारे, ठीक है हम काट लेते हैं। 13 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 13 तिया 39, क्योंकि 13 चौक 52 ज़्यादा हो रहा है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि 13 तिया 39 मतलब 3 दशमलव कुछ है, 3 दशमलव कुछ है हमारा आंसर। लेकिन 3 दशमलव कितना है, तो 13 तिया 39 तो होता ही सही है, 13 चौक 52 भी तो होता है, मतलब ये 52 के बहुत आसपास है, मतलब 4 से बहुत आसपास है, 3 के बहुत पीछे है, 3 और 4 के बीच में आएगा दशमलव के बाद में जो भी आने वाला है वो। तो हमें समझ में तो आ गया कि 3 बार तो पूरा भाग जाएगा, लेकिन 4 के बहुत नज़दीक पहुंच गए हम। तो 3 बार बहुत ज़्यादा जा रहा है तो आप बोलोगे कि 20 में कम से कम 3 तो जोड़ना ही है, लेकिन 3 दशमलव कुछ बहुत ज़्यादा जोड़ना है। तो आप देखोगे 3.1 तो हम जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 3.1 तो बहुत पास में है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डायरेक्ट 23.85 या 23.85, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप भाग लगा करके पूरा जोड़ोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा 23.85। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपने यहाँ पर वीडियो समझा है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और चलते हैं अगले वीडियो की ओर। अब ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 नंबर में आपको दिया हुआ है कि 0.134 और इस 4 के ऊपर केवल बार है, इसको आपको काई में चेंज करना था, इसको आपको लिखना था P/Q के रूप में व्यक्त करना था। तो हम करने की कोशिश करते हैं। जब भी इस टाइप के सवाल आए तो आपको करना कुछ भी नहीं, जो भी नंबर दिया हुआ है ना उस नंबर को पहले आप क्या करोगे, जैसा है वैसा ही लिख दो, जैसा है वैसा ही लिख दो। दशमलव के आगे वाला जो रहता है, दशमलव के आगे वाला जो रहता है उसको वहीं छोड़ देना प्लस। बाकी आके कौन है यहाँ पर 134 है तो हमने 134 लिख दिया। अब जब नंबर कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, केवल एक नंबर के ऊपर, तो जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है उतनी बार आप क्या लगा दोगे, बटे के नीचे उतने नंबर के लिए आपने 9 लगा दिया। जैसे मान लो यहाँ पर 34 के लिए होता तो 2 नंबर हो जाते, तो हम 2 बार 9 लिखते। कितने के ऊपर नहीं है, 2 नंबर के ऊपर, 1 और 3 के ऊपर बार नहीं है, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लगा दो। 134 में से माइनस करना है कितना, बाहर के अलावा बाहर कौन पड़ा हुआ है, बाहर है 13, क्योंकि 4 के ऊपर तो बार है इसलिए। तो आप इन दोनों को घटाओगे कितना मिलेगा आपको 121 और बटे में कितना है 900, एक कट नहीं रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है 121/900। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दिया हुआ है कि एक सम त्रिकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका पेरीमीटर आपको पता चल गया है कि 40 सेंटीमीटर है, उसका यहाँ पर आपको हाइपोटेनियस दिया हुआ है कितना है 17 सेंटीमीटर। तब आपको निकालना है क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होने वाला है। समकोण त्रिभुज में हमें एक चीज़ तो समझ में आती है कि यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसका जो कर्ण होता है वो हमेशा कितना होता है 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी वाली भुजा वो कितनी है 17 सेंटीमीटर दी हुई है। एक और चीज़ है, इसका परिमाप आपको पता चल गया कि परिमाप कितना है हमारा 40 सेंटीमीटर है। तो परिमाप मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़, उसी को हम परिमाप बोलते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं कि माना कि ये x है और इसको हम मान लेते हैं कि माना कि ये y है। तो जब हमें समझ में आ गया था कि इसका मान कितना है 17 है, यदि इसका मान 17 है तो इन दोनों का जोड़ जो है वो बाकी बच रहा होगा 40 में से, वही हमारा आंसर है।
क्योंकि हम ये लिख सकते हैं ना कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ यानी x प्लस वाई प्लस 17 बराबर कितना मिलना है, 40 मिलना है। तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि x प्लस वाई बराबर कितना मिलना है, 23 मिलना है। तो हमने यहाँ से x प्लस वाई का मान निकाल लिया, कितना 23 है। यदि हम इसका एरिया निकालना चाहें तो आपको पता है कि एरिया निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट की। तो आप निकालोगे यहाँ से 1/2 इंटू बेस कितना है इसका y और हाइट कितनी है इसकी x, यानी हमें यहाँ से x इंटू वाई का मान पता चल जाए बस। तो हम डायरेक्ट x इंटू वाई का मान रख के इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो x इंटू वाई का मान कहाँ से निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए हम यहाँ पर इसका यूज करेंगे कि क्या कर सकते हैं। उससे पहले आप इस वाले समकोण त्रिभुज में क्या लगा दोगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी मिली है, वो मिली है हमें 17 का स्क्वायर। अभी लिखना नहीं, 289 आप लिख सकते हो, लेकिन अभी रहने दो। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास x और y का सम आ रहा था, हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, 23 का स्क्वायर। यहाँ पर आप फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना चल रहा है इधर, 23 का स्क्वायर। यहाँ से आपको ये वाली वैल्यू दी हुई है, इसका मान हमें पता है कि इसका मान कितना था, क्योंकि अभी आपने निकाला है कि इसका मान तो ये वाला है 17 का स्क्वायर है। यहाँ रख दो 17 का स्क्वायर, रखने की जरूरत नहीं, 17 के स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 17 स्क्वायर। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास बचेगा कितना, 2xy बराबर इधर पहले से कौन था 23 का स्क्वायर, उधर से कौन आ रहा है माइनस का 17 का स्क्वायर। तो आप बोल सकते हो कि 2xy बराबर कितना है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आप डायरेक्ट लगा देना या फिर स्क्वायर करके भी घटा सकते हो। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से होता है a प्लस बी, एक बार तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 40 इंटू एक बार घटा देंगे तो कितना मिलेगा 6। यहाँ से यदि हम 2 से काटेंगे तो कितना मिलेगा आपको 20। तो हम यहाँ बोल सकते हैं डायरेक्ट कि x इंटू वाई बराबर 6 दूना 12, यानी कितना मिलेगा आपको 120। यदि x इंटू वाई मिल चुका है मतलब आंसर आ गया, आप तो कुछ नहीं करना है, बस 2 का भाग लगाना है। तो 1/2 इंटू 120 बराबर कितना मिलेगा आपको 60 वर्ग सेंटीमीटर, इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये तो समझाने के लिए बहुत बड़ा हो गया है, पर बाकी आपको जो चीज़ आती है वो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बता रखा है कि AP और AQ दोनों ही O के एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं, और उसके बाद आपको एक चतुर्भुज बना के दिया हुआ है जिसका पेरीमीटर हमें पता चल गया है, उसमें से एक साइड आपको दे दी है। तो आपको निकालना है OQ का मान कितना होगा। पहले हम कोशिश तो करते हैं डायग्राम बनाने की। डायग्राम में आपको दिया रखा था, प्रश्न में जैसा दिया हुआ वैसा आप बना लो। हमें यहाँ से समझ में आ रहा था कि हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में आपका एक सेंटर है, सेंटर का नाम उन्होंने दे दिया था ऑलरेडी, कितना है O। उसके बाद A से शुरुआत हो रही है, P पर जा रहा है, A से शुरुआत हो रही है, Q पर जा रहा है, और दोनों ही क्या है हमारे पास, दोनों ही यहाँ पर टेंजेंट है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ हम मान लेते कि हमारे पास एक पॉइंट है जिसका नाम A है, और स्पर्श रेखाएं एक ही पॉइंट से डाली गई स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, एक ही पॉइंट से किसी सर्कल की परिधि पर डाली गई स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये वाला हम मान लेते कि ये P है और ये वाला हम मान लेते कि Q है। तो AP और AQ हो गया। तो एक ही पॉइंट से किसी भी सर्कल के कहीं पर भी आप टेंजेंट डालोगे तो उसकी जो लेंथ होगी वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, ध्यान देना। उसके बाद उन्होंने बोला था कि एक चतुर्भुज भी बन रहा है, चतुर्भुज का नाम क्या है, APOQ, APO और Q, ये हमारे पास है चतुर्भुज है। अब आप देखना है कि O एक सेंटर है और सेंटर से परिधि तक की दूरी इसको हम रेडियस बोलते हैं। तो OP एक रेडियस है, तो ये भी तो OQ भी तो एक रेडियस होगी, इसका मतलब ये भी तो बराबर होना चाहिए इसके। तो दोनों आपस में क्या हो गई, बराबर। तो ये इसकी रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ये बराबर होगी। और एक चतुर्भुज भी बन रहा है हमारे पास APOQ, इसमें आपका परिमाप दिया हुआ है कितना है, 36 है। मतलब यहाँ पर इस साइड इन दोनों चारों साइडों का मान यदि जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कि परिमाप बराबर कितना दिया हुआ था, 36। आगे दे रखा था कि AP का मान कितना है, 12 है। AP A से लेकर के P तक, इसका मान कितना है, 12 है, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक 12। यदि ये दोनों 12 हैं, इसका मतलब 12 और 12 24 हम हटा दें यहाँ से, तो यदि आप 24 हटा दोगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। और जो 12 मिलेगा वो इन दोनों का जोड़ है, और ये दोनों ही बराबर है, इसका मतलब दोनों 6 की रही होगी।
तो आपको निकालना भी तो OQ था, तो OQ का मान कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी 6 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं आज के लिए लास्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 25। तो यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दे रखा था कि किसी वृत्त की परिधि एवं उसके व्यास का योग कितना है 232 है, तो इसकी रेडियस आपको निकालना है। परिधि का मतलब क्या होता है 2πr, तो हमें दे रखा था कि 2πr है, एवं इसके व्यास का मतलब क्या होता है 2r, यानी रेडियस का 2 गुना, तो व्यास का मतलब हो गया 2r। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 232। दोनों जगह से हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं 2r, तो हमने यहाँ से दोनों जगह से 2r को कॉमन ले लिया है। अंदर यहाँ से देखोगे 2 भी चला गया, r भी चला गया, तो बचा कौन केवल 22/7, प्लस यहाँ पर कौन बचा जाएगा केवल 1 बचेगा क्योंकि सब चले गए बाहर, बराबर कितना चल रहा है 232। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12। यहाँ पर गुणा करना है तो 7 एकम 7 और 22 और 7 कितना होगा 29, तो 29/7 बराबर कितना है 116, और इंटू में कितना चल रहा है r चल ही रहा था हमारा। यदि हम इसको देखेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये 4 बार कटेगा यूनिट प्लेस से, 9 चौक 36। तो आप लिख सकते हो कि r की वैल्यू कितनी आएगी, 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 7 चौक 28 सेंटीमीटर, यानी ये हमारी रेडियस है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज के लिए हमारे 2500 प्रश्न हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के इसका जो पहला वाला पार्ट था उसमें हमने 10 क्वेश्चन कवर किए थे, और दूसरे वाले पार्ट में हमने 15 क्वेश्चन कवर किए, और दोनों मिलाकर के हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब तक हमारे केवल 2 ही पेपर सॉल्व हुए हैं, और वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो इसके लिए हमने थोड़ी स्पीड रखी है। तो यदि आप यहाँ तक आए हो तो आप आगे भी बने रहे, और पहला वाला जो पार्ट है 10 प्रश्न का उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वो भी जरूर देखें। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।